नाउ लेट अस डिस्कस पुली ब्लॉक सिस्टम। और पुली ब्लॉक सिस्टम में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये डायग्राम हम लोग प्लेस कर लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम का। टू ब्लॉक्स अगेन 1 and 2 एंड मास ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, और ये हमारे पास फिक्स पुली है और इसको सपोज मैंने मार्क कर लिया इस लाइन से। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल जो फिक्स है। इस फिक्स लेवल से या पुली के सेंटर से ब्लॉक नंबर 1 की पोजीशन, सपोज हम लोग यहां तक की पोजीशन को L1 कह रहे हैं, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक नंबर 1 फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली इज L1। सिमिलरली पोजीशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ द पुली इज L2। सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास है L2 एंड इट इज आल्सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द बोथ साइड। हम लोग यहाँ पे L1 और ये L2, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इस पुली के ऊपर भी है। जो लेंथ पुली के ऊपर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इतनी जो लेंथ है वो हमेशा अनचेंज रहेगी, लेकिन लेंथ का पार्ट पुली के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स मूव करेंगे तो ये L1 और L2 चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ तो हमारे लिए हमेशा कॉमन रहेगी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस दिस लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, और ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट। से दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में 1 और 2 की पोजीशन L1 और L2 है, तो इस इक्वेशन में L1 L2 नॉट ओनली द लेंथ, दीज आर द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक आल्सो। तो अब हम लोग इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में dL1/dt प्लस dL2/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 0 आएगा, राइट? अब dL1/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन पुली के सेंटर से पास हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 1। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सपोज मैंने इसको v1 लिख दिया। अब हमने ये एज्यूम किया हुआ है दिस इज मूविंग अप एंड दिस इज मूविंग डाउन, दैट मीन्स L1 इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। तो वेलोसिटी का साइन v1 के साथ हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेंथ टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन का होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dL2/dt को पॉजिटिव साइन के साथ v2। तो ये इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करने के बाद हो जाएगी -v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। ओके, इसको रीअरेंज करेंगे तो v1 इज इक्वल टू v2 आएगा, राइट? और अगर हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक्सलेशन आएगा। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई मैथमेटिकल रीजनिंग की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सिंपली देख के बता सकते थे। लेकिन हम लोग अब सिस्टमेटिकली कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट रिलेशन से। इस सिचुएशन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी एनालाइज कर सकते हैं। डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे हमें मालूम है दिस इज द सेंटर ऑफ द पुली, और ये फिक्स है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे फिक्स कर दिया, राइट? इसकी पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट अब रिप्रेजेंट करें इंस्टेड ऑफ द पोजीशन। पिछले केस में हमने 1 और 2 की पोजीशन फिक्स पुली के रिस्पेक्ट में ली थी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है हमारे पास, राइट? और 2 का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज 1 का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास है x1,
और अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, ये स्ट्रिंग पास हो रही है ये इस पुली के थ्रू, तो देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पुली और राइट हैंड साइड ऑफ द पुली, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। इसको सेगमेंट 1 कह रहे हैं और इसको हम लोग सेगमेंट 2 कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये x1 ये फिक्स है तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये भी फिक्स है इसका भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैंने इस स्ट्रिंग को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले सेगमेंट को मुझे कुछ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इसकी कोई लेंथ में चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2, इनकी लेंथ में जो भी चेंज होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट 1 की लेंथ में कितना चेंज होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ देख रहे हो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। तो देख सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये लेंथ कम होगी। दैट मीन्स देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, और ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू -x1, राइट। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द चेंज ऑफ द सेगमेंट 2। देख सकते हो ये फिक्स है और ये नीचे जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख रहे हो इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट 2 इज इक्वल टू x2। ये हमारे पास इंक्रीज होगा प्लस साइन के साथ, लेकिन प्लस साइन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको सिंपल x2 लिख दिया। अब उसी लॉजिक को हमें मालूम है कि ओवरऑल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स ओवरऑल चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑल सेगमेंट मस्ट बी 0। तो अब हम लोग यहाँ पे सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 जो हमने चेंज लिखा हुआ है उसका सम कर दें और 0 के बराबर इक्वेट कर दें, दिस वन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2, और अगर x1 का और x2 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें वेलोसिटी आएगी, तो v1 इज इक्वल टू v2। सिमिलरली v1 और v2 का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सलेशन आएगा, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2। और ये रिलेशन हमारे पास वही आया जो अभी हमने लास्ट मेथड से कैलकुलेट किया, राइट। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। इसके लिए हमें इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग एक सिंपल सिचुएशन से आगे निकलते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम का, दिस वन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 ये दो ब्लॉक्स तो हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 1 के साथ 2 ब्लॉक, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रिंग नंबर 1 जो इस फिक्स पुली से पास हो रही है ये कनेक्टेड है सेंटर ऑफ द मूवेबल पुली से, और यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग आप देख सकते हो ये फिक्स एंड है और इसका स्ट्रिंग का अदर एंड ये ब्लॉक नंबर 2 से कनेक्टेड है। सपोज ब्लॉक नंबर 2 नीचे जा रहा है और ब्लॉक नंबर 1 सर्टेनली फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग यही सेगमेंट मेथड यूज करेंगे। ये हमारे पास एक सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की, दिस इज द लेवल ऑफ द ब्लॉक 1। किसी टाइम सपोज बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, राइट, सपोज x1। फिर पुली का सेंटर के बारे में देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे कम होगी उतनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज भी होगी। दैट मीन्स जितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक नंबर 1 का होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक नंबर 2 का होगा नीचे की तरफ। तो ये हम लोग लिख सकते हैं x1 और यहाँ पे भी x1। ओके, अब स्ट्रिंग नंबर 2 को कंसीडर करो, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है जो पेन का मोमेंट आप देख रहे हो, राइट, और ये फिक्स एंड है। फिक्स एंड है दैट मीन्स इट विल नॉट मूव, राइट। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे पिछले केस में देखा था मैंने, दोनों साइड ऑफ
पुली को दो सेगमेंट में, टू सेगमेंट में डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर दूँ सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 2 में। तो मैंने ओवरऑल स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे भी इस स्ट्रिंग की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम लोग अगर यहाँ देखें तो ये फिक्स एंड है, 0 डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट। अब यहाँ पे देखें इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हम लोग ले लें x2, नीचे जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। हम लोग यहाँ पे सेगमेंट लेंथ का चेंज कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो ये लेंथ कम होगी क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये फिक्स है। तो यू कैन ऑब्जर्व अगर ये नीचे जा रहा है, ये फिक्स है, सर्टेनली ये सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे कम होगी। कितनी कम हो जाएगी? -x1। इनफैक्ट हम लोग कहेंगे चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज -x1। जो कम हो रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सिमिलरली सेगमेंट नंबर 2 के बारे में बात करें, यहाँ पे सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो कि ये जो एंड है इस सेगमेंट का, इस पॉइंट पे ये नीचे जा रहा है। कितना जा रहा है? x1। अगर ये इनटू द सेगमेंट है, इनटू द लेंथ है, लेंथ की तरफ है, तो ये लेंथ कम करेगा। और ये देख सकते हो ये नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ाने की टेंडेंसी में, इंक्रीज करने की टेंडेंसी में है। तो इस केस में सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज होगी और यहाँ पे सेगमेंट की लेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन हमें नेट चेंज इन द सेगमेंट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन द सेगमेंट लेंथ हियर शुड बी इक्वल टू -x1 + x2। जो डिक्रीज करे उसके साथ नेगेटिव साइन, जो इंक्रीज करे उसे पॉजिटिव साइन के साथ। अब हमने यहाँ पे सेगमेंट का जो भी चेंज है वो लिख लिया। अब हमें मालूम है कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप मस्ट बी 0, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ द रोप तो कांस्टेंट है, तो जो भी चेंज इन द लेंथ होगा वो भी हमारे पास 0 होगा। तो अब हमें समेशन करना होगा। समेशन हमें यहाँ पे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों में जो भी चेंज आया था सम करना होगा। दैट इज -x1 + -x1 + x2, दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग इसे रीअरेंज कर लें तो वैल्यू आएगी x2 - 2x1 = 0। रीअरेंज फर्दर करें तो हमारे पास आ जाएगा x2 = 2x1। अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी v2 = 2v1, और फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा a2 = 2a1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलेरेशन। ओके, अब यहाँ पे एक सिचुएशन और लेते हैं। ये देख सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ 2 ब्लॉक्स नाउ वी हैव 3 ब्लॉक्स, 1 2 3। 3 ब्लॉक है हमारे पास, और यहाँ पे सपोज ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन इसका है a1, इसका एक्सेलेरेशन a2 और इसका एक्सेलेरेशन a3 है। याद रहे ये एक्सेलेरेशंस हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिए हुए हैं। अगर हम लोग पुली के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो हम लोग एरो इस तरह से नहीं बना सकते थे। अगर ये ऊपर जाता तो ये एरो नीचे जाता, अगर ये एरो ऊपर इस पुली के रिस्पेक्ट में होता तो सर्टेनली ये ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो हमने एरो यहाँ पे डाउनवर्ड बनाए हुए हैं। ओके, अब जो मेथड हमने प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया था यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। डायग्राम प्लेस कर देते हैं। ये सपोज लेवल है इसका 1, और यहाँ पे सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 किसी ड्यूरेशन में। आप देख सकते हो अब ये स्ट्रिंग डायरेक्टली इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो जितना ये ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा पुली का सेंटर नीचे जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी x1 एंड x1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 2 और 3 के बारे में देखते हैं। सपोज 2 का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डायरेक्शन बनाई थी नीचे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, और 3 का डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड। और यहाँ पे भी एक काम करेंगे कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको भी हम लोग 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट x2 और इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज मैंने x3 लिया। अब ये सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 हो गया। मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट नंबर 1 की लेंथ का चेंज हम लोग कैलकुलेट करें। सबसे पहले सेगमेंट नंबर 1 को कंसीडर करें।
आप अगर यहाँ पे देखते हो सेगमेंट नंबर 1 का ये वाला एंड जहाँ पे मैंने पेन का टिप रखा हुआ है, इट इज़ मूविंग डाउन, दैट इज़ इनटू द लेंथ, लेंथ की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा लेंथ। और ये देख सकते हो कि ये लेंथ से अवे जा रहा है, इनटू द लेंथ से अब होने के बजाय अवे फ्रॉम द लेंथ है, तो ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -x1 + x2, तो ये चेंज हो गया, राइट। अब सेगमेंट नंबर 2 को कंसीडर करते हैं। सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो इनटू द लेंथ है, नीचे की तरफ है, ये लेंथ को कम करने की टेंडेंसी रख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये लेंथ इंक्रीज करने की टेंडेंसी कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन द लेंथ हमारे पास हो जाएगा -x1 + x3, राइट। अब वही लॉजिक जो हमने प्रीवियस डिस्कशन में यूज़ किया था यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे कहेंगे टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट, दैट मीन्स टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप शुड बी 0। तो डायग्राम रख लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब सभी सेगमेंट की जो चेंज था उनका सम कर दें, कितना कितना था, ये था हमारे पास -x1 + x2 और ये था -x1 + x3, यहाँ रख देते हैं, राइट। रीअरेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -x1 -2x1 और ये x2 + x3 ऐड हो गया। फर्दर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 = x2 + x3, ओके। अब अगर हम लोग इसको फर्दर रीअरेंज करें तो आ जाएगा x1 = x2 + x3 / 2। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही रिलेशन वेलोसिटी का और वही सेम रिलेशन एक्सलेशन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v1 = v2 + v3 / 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं a1 = a2 + a3 / 2। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया एक्सलेशन का, ओके। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सपोज एक मेरे पास मूवेबल पुली है, ये, राइट। मूवेबल पुली के बजाय इसको हमारे लिए कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक किसी भी पुली सिस्टम का पार्ट है, जैसे जहाँ पे मेरा पेन मूव कर रहा है, सपोज मैं उतने पार्ट को फोकस कर रहा हूँ, इतने पार्ट को। तो आप देख सकते हो कि इस मूवेबल पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है और यहाँ 2 स्ट्रिंग है, तो मैंने ये बना लिया, ओके। अब ये पॉइंट 1 है जो मूव कर रहा है। सपोज ये पॉइंट 1 मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट में x1, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 सपोज मूव कर रहा है हमारे पास x2। पॉइंट 3 सपोज ये है और ये मूव कर रहा है x3, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसका किसी भी इंस्टेंट में लेबल बना दिया, हॉरिजॉन्टल लेबल बना दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, पुली के सेंटर से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग 2 सेगमेंट में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द पुली और राइट साइड ऑफ द पुली। और यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द पुली में सपोज किसी टाइम में अगर ये पॉइंट अगर x1 मूव कर रहा है और ये पॉइंट डायरेक्टली सेंटर ऑफ द पुली से कनेक्टेड है, तो ये लाइन का पॉइंट जो होगा, जो यहाँ पे देख रहे हो टच कर रहा है, ये भी x1 मूव करेगा और सिमिलरली ये पॉइंट होगा, ये भी x1 मूव करेगा। नाउ सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, 2 सेगमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट 1 का चेंज निकालें। सेगमेंट 1 का चेंज कितना हो जाएगा, ये इनटू द लेंथ है, लेंथ कम करने की टेंडेंसी रख रहा है, जो इनटू द लेंथ हो वो नेगेटिव साइन के साथ, तो इसमें यहाँ पे चेंज देगा -x1 और यहाँ पे चेंज देगा +x2, तो ये हमारे पास हो गया -x1 + x2। सिमिलरली हम लोग सेगमेंट नंबर 2 देख लें। सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो ये इनटू द सेगमेंट है, तो -x1, ये अवे फ्रॉम द सेगमेंट है, तो +x3, -x1 + x3 लिखेंगे, ये चेंज इन द सेगमेंट लेंथ, ओके। अब हमें मालूम है कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारे पास सेगमेंट की चेंजेस हुई हैं लेंथ, उनका समेशन भी 0 होगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, राइट। रीअरेंज कर लें तो माइनस हमारे पास आ जाएगा -2x1
प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, राइट। फर्दर रीअरेंज करें तो 2x1 इक्वल टू x2 प्लस x3 आएगा। तो x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप अगर इसे ध्यान से देखो तो x1 हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द पुली का डिस्प्लेसमेंट। x2 क्या है, पुली के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग का एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट। और x3 है पुली के राइट साइड में स्ट्रिंग के एंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ द पुली का डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड है। ओके, तो अब इस फाइंडिंग को हम लोग अलग लिख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ center of the pulley is average of the displacement of the both end, that is x1 equal to x2 plus x3 divided by 2। Similarly हम लोग velocity के लिए भी यही रिलेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे v1 is equal to v2 plus v3 divided by 2, राइट। इस रिलेशन को लिख देते हैं। सिमिलरली एक्सलेशन के लिए भी सेम रिलेशन होगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a1 plus a1 इक्वल टू a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। ओके, अब एक सिंपल सिचुएशन और भी देखते हैं। सपोज इस एंड की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, 1 x1, यहाँ पे x2 डाउनवर्ड, राइट, और यहाँ पे अब इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले लेते हैं x3। अब यहाँ पे हम लोगों ने भी प्रूव किया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड। यहाँ पे देख सकते थे अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो इसको भी इसके डिस्प्लेसमेंट को और इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो x3 है इसके डायरेक्शन द मोशन के अपोजिट है, तो जो हमारे पास एवरेज का रिलेशन आया हुआ है उसमें x3 को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाई 2। और सेम रिलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली v1 इक्वल टू v2 माइनस v3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और सेम रिलेशन हमारे पास एप्लीकेबल होगा एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली, दैट इज a1 इक्वल टू a2 माइनस a3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर दूं, सपोज जो एंड 3 है इसको मैं फिक्स कर देता हूं, यहाँ पे फिक्स एंड है, दैट मीन्स इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एंड 1, सपोज ये x1 डाउनवर्ड, राइट, और ये पॉइंट हमारे पास है x2 डाउनवर्ड, और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि सेंटर ऑफ पुली डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड, लेकिन थर्ड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली इन दिस केस शुड बी इक्वल टू x1 equal to x2 plus 0 divided by 2, that is x2 divided by 2. Similar relation is applicable for the velocity. Velocity of the center of pulley should be equal to v1 equal to v2 plus 0 divided by 2, that is equal to v2 by 2. Similar relation for the acceleration, हम लोग लिखेंगे a1 equal to a2 plus 0 divided by 2, that is a2 by 2. ये रिलेशन आएगा। ओके, अब एक सिचुएशन जो अभी हम लोगों ने लर्न की है विद सिचुएशन, उसके बेस एक इलस्ट्रेशन या हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक नंबर 1 स्ट्रिंग फर्स्ट से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग फर्स्ट का जो एंड है इस पुली मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। एक दूसरी स्ट्रिंग ये फिक्स एंड है और दूसरी स्ट्रिंग पास हो रही है मूवेबल पुली से, और ये एक दूसरी मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। और फाइनली आप देख सकते हो थर्ड स्ट्रिंग जिसका एक एंड फिक्स है यहाँ पे, ये पास हो रही है मूवेबल पुली से और ब्लॉक 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बिटवीन द A1 और A2 मालूम करने हैं। ओके, ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखें ये मूवेबल पुली और ये मूवेबल पुली, हमारे पास 2 मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स पुली है। यहाँ पे A1 एक्सलेशन है, तो हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं
इस पुली के सेंटर, मूवेबल पुली के सेंटर का भी एक्सलेशन a1 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग अगर इतने पार्ट को कंसीडर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है वो नीचे की तरफ जाएगा a1 एक्सलेशन से, और इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है, तो इसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और ये जो हमारे पास पुली है, मूवेबल पुली है, इसको एज्यूम कर लिया कि इसका एक्सलेशन हमारे पास b है, राइट। अब हम लोग इसको कंसीडर करें, ये मूवेबल पुली है, ये पुली का सेंटर है जो मूव कर रहा है a1 एक्सलेशन से, और यहाँ पे एक्सलेशन है 0 और इस पॉइंट का एक्सलेशन है b। तो हमें मालूम है द एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली इज द एवरेज ऑफ एक्सलेशन ऑफ द बोथ एंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 इक्वल टू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, दैट इज b बाई 2, राइट। रीअरेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a1। अब इस वाले पुली को कंसीडर करिए, केवल इतने पार्ट को। हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्सलेशन मालूम हो गया है इस पॉइंट का, दैट इज b। इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग का पार्ट एक ये फिक्स है, तो इसका एक्सलेशन 0, और इस पॉइंट का एक्सलेशन है a2। तो अब इसको कंसीडर करें, तो एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली इज एवरेज ऑफ एक्सलेशन ऑफ द बोथ हैंड, दैट मीन्स दिस इज b। So we will write b is equal to 0 plus a2 divided by 2, that is a2 by 2। रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा a2 is equal to 2b, राइट, या 2a1 is equal to b and this is equal to a2 by 2। अब यहाँ पे चलते हैं, फाइनली देखते हैं, हमारे पास ये रिलेशन आ गया है 2a1 equal to a2 by 2, दैट मीन्स a2 is equal to 4 times a1। तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा a2 is equal to 4 times a1। तो ये a1 और a2 के रिलेशन होंगे। ओके।